ट्रंप ने यह कहकर हमलों को रुकवाया था कि ईरान वार्ता के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुलने वाला है, लेकिन ईरान ने फिर साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति नहीं आने वाली। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही है। वार्ता में हॉर्मुज में लगने वाले सर्विस टैक्स का भी जिक्र है। दोनों देश फैसला करेंगे कि सर्विस टैक्स से होने वाली कमाई कैसे बांटी जाएगी। इस पूरे मामले में अमेरिका की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज में सिर्फ अमेरिका ही टैक्स वसूल सकता है। ईरान ने फिर जहाज पर हमला किया है। जहाज ईरान के रूट पर नहीं चल रहा था, ओमान की तरफ से जाने की कोशिश में था। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा है कि हम हॉर्मुज में ईरान के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को बिल्कुल भी नहीं खोलने देंगे। अगर अमेरिका हॉर्मुज में किसी गैर कानूनी रास्ते पर अपना युद्धपोत भी लाता है तो हम उसे निशाना बनाएंगे। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज को अमेरिका की शर्तों पर नहीं खोला जाएगा। अमेरिका को समुद्र से नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना होगा। नाकाबंदी खत्म नहीं हुई तो युद्धपोत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं ईरान को फीस वसूली नहीं करने दूंगा। अगर कोई फीस वसूलेगा तो हम वसूलेंगे, हमारा पूरा कंट्रोल है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज पर ईरान ओमान के बीच वार्ता जारी है। दोनों देश हॉर्मुज की सर्विस फीस को बांट लेंगे। ओमान ईरान के बीच 50-50 पर समझौता हो सकता है। और ओमान ईरान में हॉर्मुज पर वार्ता चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द डील भी हो जाएगी। दोनों देश दो विकल्प पर विचार कर रहे हैं। पहला यह कि ईरान की तरफ से टैंकर और जहाजों की फारस की खाड़ी में एंट्री होगी। ईरान जहाजों से सर्विस टैक्स वसूलेगा। फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज ओमान की तरफ से जाएंगे, तब ओमान भी सर्विस टैक्स वसूल करेगा। ऐसे में हॉर्मुज से आने वाली सर्विस फीस दोनों देशों को मिलती रहेगी। एक और विकल्प है और वो ये कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान ही आने जाने दोनों रूट का सर्विस टैक्स लेगा। बाद में ओमान के साथ बंटवारा होगा। दोनों देशों में सर्विस टैक्स से आया फंड 50-50 बट जाएगा। हॉर्मुज के मामले पर अमेरिका बेहद दबाव में है। ट्रंप नहीं चाहते कि हॉर्मुज बंद होने की नौबत आए। ईरान हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर दबाव भी बढ़ा रहा है। और ईरान में मिसाइल फ्यूल की किल्लत जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 160 मिसाइलों में ईंधन है, जबकि करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें ईंधन की कमी के चलते बेकार हो गई। ईंधन के बिना ईरान की मिसाइलें नहीं चल सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में भी मिसाइलों की किल्लत है। यूएस में इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है। अमेरिका में कमी दूर करने के लिए मिसाइल प्रोडक्शन तेज किया गया है। कई कंपनियों से सेना का करार हुआ है। अमेरिका में तेजी से मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अमेरिका हर साल अभी पैट्रियट की 600 मिसाइलें बनाता है। अब इस प्रोडक्शन को 2000 मिसाइलें करने का प्लान है। अमेरिका एक साल में थार्ड की 96 मिसाइलें बनाता था, लेकिन अब अमेरिका थार्ड की 400 मिसाइलों का प्रोडक्शन करेगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कई बार ऐसा वक्त आया जब लगा कि यूक्रेन के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन कभी यूरोपीय हथियारों की मदद से तो कहीं घरेलू हथियारों से कीव ने बार बार चौंकाया। इस बार भी चौंकाया है, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से। ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति के तहत जो स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है वो रूस की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वॉर मशीन के लिए होने वाली फंडिंग पर प्रहार है। लेकिन इससे यूक्रेन को हासिल क्या होगा और क्या पुतिन इन हमलों से यूक्रेन के सामने झुक जाएंगे? आइए इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। नया स्पेशल ऑपरेशन रूसी उद्योगों का दहन, जिसमें कहा गया है कि इस बार सर्दी से पहले रूस को हर हाल में घुटने टेकने पड़ेंगे। रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाया गया। रूसी सेना को ड्रोन और बॉडी आर्मर सप्लाई करने वाली कंपनी पर हमला हो गया। मॉस्को और लेनिनग्राद में 1 लाख वर्ग मीटर के लॉजिस्टिक सेंटर को जला दिया। ऐसा हमला जिसमें रूसी बाजार को 2.7 से 3.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि वाइल्ड बेरीज कंपनी रूस में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी है, इस पर हमला क्रेमलिन के लिए वॉर मशीन की फंडिंग पर चोट है, जिसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR की स्पेशल ग्रुप 13 यूनिट ने समुद्री युद्ध के नियम ही बदल दिए। यूनिट ने पहली बार ऐसे नए मागुरा नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अपने ऊपर FPV ड्रोन लेकर चलता है। इन्हीं नए नेवल ड्रोन से यूक्रेन ने क्रीमिया में नए सिरे से तबाही मचाई, रूस के पॉडलेट रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया
पैरोल 4 आइडेंटिफिकेशन इंटरोगेटर को भी तबाह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस खौफनाक हमले के बाद क्रीमियन ब्रिज को रात 1 बजे बंद करना पड़ा और अब HUR का दावा है कि मागुरा ड्रोन्स ने अब तक 17 रूसी नौसैनिक टारगेट ध्वस्त किए हैं, जिनमें 9 जहाज, 3 हेलीकॉप्टर और 2 फाइटर जेट शामिल हैं। डिप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिजिया, खार्किव में लॉजिस्टिक्स को ठप करने के लिए हमले हो रहे हैं। गैस स्टेशनों पर रूस चुन चुन कर बमबारी कर रहा है। वालिदी जालुजनी के मुताबिक, मैं हर साल ऐसी मनगढ़ंत बातें सुनता था कि हम अब नेटो में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अफसोस कि हम कभी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो काला सागर यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। समंदर के इस इलाके में यूक्रेन और रूस भीषण बारूद बरसा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूसी बंदरगाहों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। बंदरगाहों पर पहुंचने या वहां से निकलने वाले रूसी जहाजों को टारगेट कर किया जा रहा है, जिससे पुतिन आग बबूला है। उन्होंने ओडेसा बंदरगाह पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। दावा है कि रूस ने माइकोलेव बंदरगाह पर सबसे भीषण हमला किया। इस हमले में बंदरगाह पर मौजूद 4 कार्गो शिप तबाह हो गए। इसके साथ ही ओडेसा बंदरगाह पर भी बमबारी की। बंदरगाह पर मौजूद एक तेल टैंकर में आग लग गई। वहीं बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। गाजा के लिए ट्रंप का शांति प्रस्ताव और फिलिस्तीनियों के पुनर्वास की कल्पना एक ऐसा सपना साबित होने वाला है जो कभी पूरा नहीं होगा। और यह हमास की वजह से नहीं होगा, बल्कि ट्रंप के ख्वाब को तोड़ने के जिम्मेदार होंगे नेतन्याहू, जिन्होंने गाजा प्लान पर ट्रंप के साथ मतभेद न सिर्फ स्वीकार किए हैं, बल्कि यह भी बता दिया है कि गाजा से ना तो इजरायली सेना पीछे हटेगी, ना हमले रोकेगी। लेकिन क्यों? जवाब अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूएस इजराइल में दरार, ट्रंप नेतन्याहू में तकरार। ऐलान यह है कि जब तक गाजा से हमास का आखिरी हथियार छीन नहीं लेते, इजरायली सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। गाजा पर बमबारी भी रुकने वाली नहीं है। उनके मुताबिक हमास के साथ हुए समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच मतभेद हैं। इन मतभेदों को मैं कभी नहीं छिपाता। पहले हमास के हथियार जब्त होने चाहिए, गाजा को पूरी तरह सैन्य विहीन होना चाहिए। दरअसल इजरायली इंटेलिजेंस का दावा है कि सीज फायर के बाद से हमास ने दोबारा हथियार जमा करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, हमास नए लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। इसलिए सीज फायर डील के बाद भी 1250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। हिंसा कम हुई, लेकिन इजरायल ने गाजा पर कब्जा बंद नहीं किया। इजरायल पर हमले में शामिल हमास के 2 बड़े कमांडरों को भी मार गिराया।